आइए पहलवान तो अब आया यार। तुम कहाँ विचरण कर रहे हो गधो? चलो लिखो बेटा पोसोलॉजी। अरे उपचार पर्ची लिख ली थी ना। अब अगले एक परिभाषा लिखनी है बेटा। आगे क्या लिखनी है? परिभाषा लिखो। पोसोलॉजी। पोसोलॉजी देखो बेटा, पोसोलॉजी बीमारियों में दी जाने वाली औषधियों का बीमारियों में दी जाने वाली औषधियों का की बीमारियों में दी जाने वाली औषधियों की डोज का निर्धारण करना। बीमारियों में दी जाने वाली औषधियों की डोज का निर्धारण करना। गेट लगा दे भाई। की डोज का निर्धारण करना। बस बस बस, आएंगे फिर बजाएंगे वो। खुला रखा अभी। डोज का क्या करना? निर्धारण करना। समझ में आया? ऐसे कॉमा लगा के नीचे लिख दो डोज डिटर्मिनेशन। डोज डिटर्मिनेशन बीमारियों में दी जाने वाली औषधियों की डोज का निर्धारण करना। की डोज का निर्धारण करना क्या कहलाता है बेटा? पोसोलॉजी। ब्रैकेट लगा के लिख दो डोज डिटर्मिनेशन। छोरों से लेट आ रही हो तुम्हें, भूख लग रही थी। लिखो बेटा डोज डिटर्मिनेशन। लिख दिया? अब सुनो, पोसोलॉजी का मतलब क्या है बेटा? तुम बीमारी होती है, कोई भी दवा देते हैं कि नहीं देते अपन? मान लो पैरासीटामोल की गोली दे रहे कि नहीं दे रहे? तो हम जानवर को ऐसे ही कितनी भी दवा खिला देंगे या पर्टिकुलर एक डोज में खिलाएंगे? एक डोज में खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? तो वही बेटा, कितनी डोज देनी है, कम देनी है, ज्यादा देनी है, किस जानवर को कितनी देनी है, वो सारी चीजों का निर्धारण करना, मतलब डोज का पता लगाना, एक तरह से निर्धारित करके डोज देना, वो क्या कहलाता है? पोसोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा? पोसोलॉजी। सीधी सी बात है, डोज डिटर्मिनेशन मतलब डोज निर्धारण क्या कहलाता है? डोज निर्धारण क्या कहलाता है? पोसोलॉजी। एक ही परिभाषा लिखाई है अभी, इसके लिए 2 लाइन छोड़ देना जो अभी लेट आए हैं। अब लिखो मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी लिखो बेटा, मेट्रोलॉजी। चार पर्चे में क्या समझाना है बता? आई नहीं थी कल? बता क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है, हैं? हाँ तो सब बताया ना, सबसे ऊपरा सुपरा है ना, उसके अंदर ओनर का नेम, जानवर का नेम, सारी हिस्ट्री विस्ट्री वो लिखी जाती है। फिर RX वाला सुपर इंस्क्रिप्शन, दवा का नाम और मात्रा इंस्क्रिप्शन, है ना। जो LSA स्टाफ को अपन ने निर्देश दिए वो है सब इंस्क्रिप्शन। जैसे इंजेक्शन लगाया है ना, इंजेक्शन लगाना है, IM लगाना है, IV लगाना है, परोरल देना है, ये किस में आ जाएगा? सब इंस्क्रिप्शन में। कितनी दवा देनी है ना, कितनी दवा देनी है, सुबह शाम देनी है, कितने दिन देनी है, सारी चीजें जो अपन ओनर को बताते हैं वो क्या है बेटा? सिग्नेचर। और जो हस्ताक्षर करते हैं वो इनिशियल। सिंपल सी है। बोलो। अब लिखो मेट्रो। देखो मेट्रोलॉजी में अपन अध्ययन करते हैं माप तोल का। किसका बेटा? भाई डोज निर्धारित की आपने कि भाई इतनी दी, इतनी देनी चाहिए, ज्यादा देनी चाहिए, तो डोज का निर्धारण करना है। इसमें अब तुम गोली बनाओगे तो भाई दवा नापोगे कि नहीं नापोगे? मान लो तुम्हें एक पैरासीटामोल की 500 mg की गोली बनानी है, टैबलेट बनानी है, तो उस बोलस के अंदर आप तोल के 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल डालोगे कि नहीं डालोगे? बोलो। तो पहले तोलोगे कि नहीं तोलोगे? बस, तो माप तोल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी। तो लिखेंगे बेटा मेट्रोलॉजी के अंदर है। हाँ कर दे। लिखो मेट्रोलॉजी। इसमें औषधि का निर्माण इसमें औषधि का निर्माण
एवं खुराक देने के लिए इसमें औषधि का निर्माण एवं खुराक देने के लिए इसमें औषधि का निर्माण एवं खुराक देने के लिए माप तोल का अध्ययन किया जाता है। इसमें औषधि का निर्माण एवं खुराक देने के लिए माप तोल का अध्ययन किया जाता है। इसमें औषधि का निर्माण एवं खुराक देने के लिए माप तोल का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा आ रखी है बेटा मेट्रोलॉजी की, ठीक है। किसका अध्ययन किया जाता है? माप तोल का अध्ययन किया जाता है। अरे बोलो ना। अब डेफिनेशन है बेटा ड्रग की। किसकी डेफिनेशन है? ड्रग। अगली परिभाषा लिखेंगे ड्रग या फिर औषधि। ड्रग या फिर क्या लिखोगे बेटा? औषधि। ड्रग या फिर औषधि। क्या है दवाई, क्या है ड्रग, क्या है औषधि? रोग के उपचार के लिए जिसका उपयोग करते। देखो सुनो बेटा, पूरी परिभाषा सुनेंगे, इधर ध्यान दो। औषधि क्या है? अपन देखो ऐसे मान लो कि खाने की चीज है। खाने की चीज है क्या? नहीं, खानी पड़ती है। बस पहली बात तो ये, मतलब ये भूख बुझाने के लिए दवाइयां नहीं होती हैं। तो ऐसे अखाद्य पदार्थ, कैसे पदार्थ है बेटा? अखाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने में उपयोग में नहीं करते अपन। किसके लिए करते हैं? तीन चीजों के लिए। पहली चीज है उपचार, ट्रीटमेंट के लिए करोगे कि नहीं करोगे। दूसरी चीज है निदान, डायग्नोसिस के लिए। और तीसरी चीज है बेटा रोकथाम, बचाव नहीं, हाँ बचाव में भी आ जाएगा, रोकथाम है ना। उपचार हो गया, पहचान करने में हो गया, और रोकथाम में हो गया। एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखो मैं जब यूजी कर रहा था ना, बीकानेर था जब, तो मेरे क्या है, मैं बैडमिंटन खेला करता था शाम को 2 घंटे। ऐसे ही वो शौक होता है, कॉलेज में खेलते थे तो बढ़िया खेलते थे 2 घंटे, मतलब रगड़ के। भयंकर मेहनत होती है। बैडमिंटन ऐसा गेम है, मतलब क्रिकेट तो ऐसा है आदमी फील्डिंग में खड़ा रहेगा तो खड़ा ही रहेगा, है ना। हाँ तो पीछे खड़ा है तो खड़ा ही है, ये खाली वो थोड़ी बहुत छक्के चौके से काम चला रहा है। क्रिकेट से बकवास गेम कोई गेम नहीं है, फिर भी अपने इंडिया में क्रिकेट ही क्रिकेट चिल्लाते रहते हैं। नहीं मन का बात है तो मन तो जुआ में भी लग जाता है लोगों का। मन लगाना, मन तो लूडो में भी लग जाता है। एक फिजिकल आउटडोर गेम की बात करें तो सारे गेम्स में सबसे बकवास गेम है वो क्रिकेट है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्रिकेट नहीं खेला, मैंने क्रिकेट भी खेला है, पर समझ रहे हो, गेम होते हैं जैसे लाइक बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी। कबड्डी को चलो अलग रखते हैं, हड्डी तोड़ता है, पर जो मेन गेम है यही है, ठीक है ना। हॉकी हो गई, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है ना, बैडमिंटन हो गया। क्रिकेट खड़ा है तो आदमी खड़ा ही है साला, कभी भागना है कभी खड़े रहना है, कोई गेम है क्या यार ये। लौंडों का दिल टूट गया। मजाक कर रहा हूँ बेटा, बढ़िया गेम है ना, गेम सारे अच्छे हैं। अभी तो चलो तुम तैयारी कर रहे हो, अभी तो कुछ मत खेलना, लेकिन नौकरी लग जाओ तो ये गेम जरूर खेलना। मेरी भी इच्छा होती है कभी जाके बैडमिंटन खेलूं, पर वो ये जीवन के उलझनों में इतना अटक जाता है ना आदमी। तो जिंदगी कॉलेज तक ही है बेटा, उसके बाद तो टाइम पास ही चलता है पूरी जिंदगी, समझ रहे हो ना। हैं, पैसे की बात नहीं है, मतलब आदमी पैसा ना भी कमाए तो फिर क्या करे बता। अब मैं बैडमिंटन के लिए कोर्ट चाहिए, अब सारा नौकरी करे आदमी, या पहले अब मैं कोर्ट ढूंढूं फिर उसमें खेलने जाऊं, तो बड़े ऐसा लगता है यार चल ठीक है। क्रिकेट ऐसा गेम है आप गली में भी खेल सकते हो, पर गली में खेलने में फिर शर्म आती है, अपन बड़े हो जाते हैं तो फिर आदमी सोचता है छोड़ रहे यार अपने सो जाते हैं। है ना, तो वो वाली चीजें आ जाती हैं। तो मैं सोता, ऐसी बात नहीं है वो, तो अभी तो मैं क्लास ज्यादा ले रहा हूँ, सोता नहीं हूँ मैं। एक्सरसाइज आपकी जिंदगी में जरूर होनी चाहिए। अभी तो पेट भी आ गया है, लेकिन पहले रनिंग वनिंग नहीं, वो आ जाता है जब आदमी खाता रहता है, बैठा रहता है। और हाँ, बाकी जूस पिला दो। नहीं तो खेलना कूदना जरूरी है जिंदगी में। पर आज भी जैसे टाइम मिलता है तो मैं दौड़ने वोड़ने चला जाता हूँ, मैं मेरी रनिंग कर लेता हूँ, ये है मेरा। तो ठीक रहता है, एक्सरसाइज जिंदगी में जरूरी है। नहीं बात सरकारी की नहीं है बेटा,
नहीं, सरकारी प्राइवेट की नहीं है, बात है समय की, आपके पास समय कितना है। मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं लगता कि पहले जिंदगी अलग चल रही थी, अब अलग चल रही है। मेरी तो जैसे पहली थी वैसी, और तुम्हें लगता होगा ऐसा, पहले हमें भी लगता था कि यार जब नौकरी लगेंगे जान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, जैसे हमें वैसे ही बाद में रहने। बस एक तरफ से एक टेंशन फ्री हो जाती जिंदगी में कि भाई ठीक है, अब अपन फाइनेंशियल अपने एक तरीके से अपने को स्टेबिलिटी मिल चुकी है ना, कि भाई ये एक स्टेबिलिटी है जिंदगी में, यहाँ से पैसा आता रहेगा, बाकी सारे काम अपने आप चलते रहे, बाकी टेंशन पे इंसान फिर ध्यान देने लग जाता है ना। और जब फाइनेंशियल कंडीशन ही स्टेबल नहीं है तो फिर बाकी चीजें तो कैसे स्टेबल होंगी, वो थोड़ी समस्याएं। एक टेंशन से अपन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। बाकी टेंशन मुक्त जिंदगी में तभी होता है जब इंसान ही नहीं रहता है। मतलब जैसे आपको लगता होगा ना कि यार नौकरी बाद कोई टेंशन नहीं है, नई टेंशन आ जाएंगी आपके पास, है ना। या तो चिता पे, अरे भाई है यही चिंता, तो चिता पे जाने के बाद ही मुक्त होती है इंसान की जिंदगी से। बोलो राधे राधे। हाँ तो अपन क्या कह रहे थे बेटा, बैडमिंटन ही कह रहे थे अपन। हाँ तो मैं क्या है, जब खेला करता तो शाम को 2 घंटे लपक के खेलना, और सुबह भाई साहब मैं 7 बजे उठ जाता था। और 7 बजे से तो कभी कभी क्लास होती थी, जैसे 8 से हुई तो 8 से 9 क्लास कॉलेज में जाके, फिर 9 से हमारा प्रैक्टिकल होता था, 9 से 11, 9 से 12 डेली होता था एक प्रैक्टिकल। तो फिर 12 से एक क्लास होती थी, फिर 1 से 3 में पढ़ाने जाता था। मतलब पढ़ भी रहा हूँ मेरा, और मैं डेली क्लास मेरी भी लेने जाता था और पढ़ाने भी डेली जाता था। मतलब दिमाग में एक टेंशन रहती है ना कि यार भाई अपना भी तो पढ़ना पड़ेगा, अपन यहाँ पे कोई पैसे कमाने थोड़ी है, अभी तो डिग्री करनी है। तो ज्यादा और टेंशन रहती थी तो मैं पहले से पढ़ना चालू कर देता था मेरे खुद के एग्जाम के लिए, कि यार अपन एग्जाम में भी क्लास लेने जाएंगे बच्चों की, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इससे फिर मेरी जीपी भी हर साल बढ़ी है, कम नहीं हुई। यूजी में भी मेरी परफॉर्मेंस बढ़ती गई हर साल। फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ाता नहीं था तो सबसे कम नंबर थे मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर। सेकंड ईयर से मैं पढ़ाने लगा तो मेरी जीपी हर साल बढ़ती चली गई। मतलब क्या रीजन रहा, जिंदगी में क्या आ गया, एक अनुशासन आ गया। फर्स्ट ईयर में मटर गश्ती में निकल गई पूरी फर्स्ट ईयर, तो पढ़ाई वढ़ाई ऐसी हुई, तो फिर मजे मजे में निकल गया। सेकंड ईयर से अनुशासन आ गया था, तो पढ़ भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, और मजे लेने के टाइम में मजे भी ले रहे थे, अपने खेल कूद भी कर रहे थे, टूर भी कर रहे थे। बैडमिंटन के फिर 3 टूर किए थे मैंने, यूनिवर्सिटी वाला जो होता है। तो मतलब जिंदगी एकदम बिजी हो गई कि नहीं हो गई, अरे भयंकर हुई कि नहीं हुई भाई। आप 1 से 3 क्लास लेके आओगे, फिर 4 दिन 6 दिन में से प्रैक्टिकल 3 से 5 होता था। 5 बजे आओ और खाना इसमें खा लिया, टाइम मिल गया तो खा लिया, नहीं खाया तो दिन में नहीं खाया, और फिर शाम को आके फिर खेलने चले गए। 2 घंटे लपक के 8 बजे तक खेले, आए दबा के रोटी खाई। आंटी आंटी के हाथ दुख जाते थे, हम जहाँ रहते थे वही आंटी हमें खाना खिलाती थी। मैं और मेरा एक दोस्त था जैनाराम, अब भी दोस्त ही है। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों अगर एक थाली में बैठ गए तो आंटी ऐसे बोल देते आंटी बोल देते थे कि बेटा तुम दोनों साथ में नहीं बैठोगे, कल से अलग बैठे खाया करो। साथ में पता तो लगता नहीं कौन ज्यादा खा रहा है। हाँ तो फिर मैं ही ज्यादा खाता था, ये कह रही मैं ज्यादा। अरे वो जोधपुर का है, वो भयंकर खाता था वो, मेरे से ज्यादा खाता था वो ज्यादा खाता था, पर वो पता नहीं लगता ना साथ में। तो आंटी ने नियम बना दिया, साथ में बैठे कोई नहीं खाएगा यहाँ पर। ठीक है आंटी। अब यार पूरे दिन काम करेगा आदमी, ज्यादा तो खाएगा ही। अब इसमें देखो ना, तो हम दूध पी रहे है ना कोई जूस वगैरह ऐसे पी रहे। ठीक है, सुबह जोशी जी कचौड़ी खाते थे वहीं सामने ही, वहीं बीकानेर में मेन रोड पे जोशी जी कचौड़ी फेमस है। कचौड़ी में ट्रांस फैट है और कुछ नहीं है ना, मतलब गंदा वाला तेल जो कह सकते हैं ना वो है। कचौड़ी कोई काम की चीज नहीं, वैसे आज भी मैंने 2 खाई है। ठीक है, पर काम की चीज नहीं खानी चाहिए। तो कुल मिला के सारा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा ये साल भर ये पूरा रूटीन चला, खाने पीने पे ध्यान नहीं, और भाई साहब मेहनत चल रही है पूरी, जवानी का जोश है ना। और 35-40 साल तक तो ऐसा रहता है हमारे बॉडी में, मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है 35 साल तक। 35 साल के बाद में फिर ऐसे चलता है, देखो 35 तक तो ये हो गया, मतलब आपके 25 से 35 तक ये ग्राफ रहेगा, फिर 35 के बाद में ग्राफ नीचे गिरने लग जाएगा। 35 के बाद में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो डाउन होने लग जाता है। और टेस्टोस्टेरोन में बहुत ताकत है, अपन पहली बात कर चुके हैं। स्टेरॉयड है कि नहीं, भयंकर ताकत वाला हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन ही कारण है कि मेल में जो शक्ति है वो फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ी क्या है, ज्यादा होती है शक्ति। मैं बाहुबल की बात कर रहा हूँ, है ना, मतलब वो बैल वाली दम की बात कर रहा हूँ मैं, मानसिक बुद्धि की बात नहीं कर रहा, मानसिक शक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं शारीरिक शक्ति की बात कर रहा हूँ। वो है बाई गॉड बाई नेचर, ये है मेल के अंदर ज्यादा है। रीजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। 35 के बाद में फिर ये जो डाउन होने लगता है, तो जितने भी तुमने कुकर्म किए ना अपने जीवन में,
बचपन की गलतियां। तो बचपन की गलती जैसे आपने ढंग से अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, आपने खाना पीना नहीं ढंग से खाया, आपने दूध नहीं पिया, मिनरल्स नहीं लिए, विटामिन नहीं ली, है ना, आपका खाना पीना आपने कोई ढंग का नहीं, और नशे अलग से, है ना, दबा के सिगरेट चल रही है, गुटखे खा रहे हो, दारू पी रहे हैं, तो 35 साल तक पता नहीं लगता, उसके बाद में हर चीज जवाब देती है। हाँ भाई याद आ रहे हैं वो दिन। हाँ भाई ये वाली चीज याद आई क्या, है ना। कई बार अपने को लगता है कि भाई गुटखा खाने से क्या होता है, मैंने तो आज तक किसी को कैंसर होते देखा नहीं, अपन सोचते हैं, अपने सबके दिमाग में रहता है ना, सिगरेट पीने से क्या होता है, मैंने तो किसी का कैंसर होते हुए देखा नहीं है। अपन सबको लगता है कि नहीं लगता कि यार फालतू में इसमें डराते हैं, इस रैपर पे बना हुआ आता है वो निशान सा, डराते हैं ये, और किसके हुआ है तंबाकू खाने से, है ना। बगल में ज्यादा दूर नहीं, ये 2 किलोमीटर दूर जैसे JLN पे जाओगे तो यहाँ पे महावीर कैंसर हॉस्पिटल है। आप वहां जाके एक बार बैठ जाना, सुबह से लेके शाम तक कम से कम 40 से 50 केस आते हैं गुटखा वालों के ये, और डॉक्टर ऐसे कहता है तुम साढ़े तुम्हारे कुकरमुख फल है, गाली और देते हैं डॉक्टर उनको, है ना, और खा बेटा, आता है ना रेफर पे चेतावनी, वहां जाके पता लगता है कि होता है ना। जब अपने बहुत बड़ी पॉपुलेशन में देखते हैं तो ऐसा लगता है उसके तो हुआ ही नहीं, फलाने के तो हुआ ही नहीं, है ना, लेकिन जिसके होता है वो फिर जाता है। कैंसर ऐसी बीमारी है, बचता नहीं है। क्लियर है। तो 40 से 50 केस डेली के वहां गुटखा खाने वालों के आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो होता है कैंसर। वहां पे साफ हो रही है ना पिक्चर, यहाँ साफ नहीं होती है पिक्चर। तो ये वाली चीजें, तो ये रूटीन चल रहा था, तो बेटा मैं विटामिन डी ले नहीं रहा। विटामिन डी मिलती है धूप से, धूप में बैठ ही नहीं रहा, बैडमिंटन रात में खेल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। दिन भर इंडोर अंदर अंदर चल रहा है, पढ़ रहा हूँ, वो सब अंदर अंदर का काम चल रहा है। तो धूप से विटामिन डी मिलती है, और दूसरा अपने खाने में कैल्शियम नहीं, भाई कैल्शियम मिलेगा दूध से, अंडे से, है ना, और थोड़ा बहुत जो भी बढ़िया चीज का अपन खा रहे हैं, रोटी, और आंटियां ये मैस वाले ये देते हैं आलू। प्रोटीन नहीं मिल रही, कैल्शियम नहीं मिल रहा, विटामिन डी नहीं मिल रहा। तो प्रॉपर और स्ट्रक्चर क्या है बनेगी, आप जब मेहनत करोगे, खेलोगे कूदोगे, तो स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, और शरीर में कैल्शियम लगाने के लिए विटामिन डी चाहिए। शरीर में भले ही कैल्शियम पड़ा हो, विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम शरीर में लगेगा ही नहीं, है ना। तो मेरे क्या है, ये गर्दन में झटके आने लग गए, स्पाज्म हो जाती है ना गर्दन में एकदम पे, हम सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं और ब्रश करते ही आपके झटका आया एकदम, फिर आपसे गर्दन भी नहीं मोड़ी जा रही है, वो स्पाज्म मेरे एक बार आया, मैं ऐसे ही आ गया होगा, है ना। तो ऐसे ही उसको थोड़ी बहुत टेबलेट वगैरह ले ला के वो 7-8-10 दिन में सही हुआ, फिर 5-7 दिन में फिर आ गया, मैं पता नहीं क्या हो रहा है, फिर सही हुआ, फिर 8-10 दिन बाद फिर आ गया। मैं तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं बन जाए, लेकिन सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम बन जाए। तो वहीं पे एक फिजियोथेरेपिस्ट हुआ करता था, उससे जाके मैं ऐसे मिला, हमारे बगल में जहाँ में रहता था बगल में ही था, तो उसे ऐसी जानकारी की जान पहचान से, तो उसे बोला कि चलो आप भी डॉक्टर हो, तो फिर क्या है अपने प्रोफेशन में ये भी है थोड़ी सी, अपन बोले कि रहे अंदर अभी बची है लोगों के अंदर की, भाई वो फिर ज्यादा अच्छी सलाह देते हैं, अपन बता देना अपन भी इस फील्ड के, तो अपने आप सामने वाले के अंदर वो आ जाती है, भाई अपना ये है तो चलो इसको थोड़ा ढंग से बताते हैं। तो उसने बैठ के सबको पहले सुलटाया, जो भी उसके फिजियोथेरेपी ले रहे थे लोग, फिर आया और बैठ के बात करता था, डॉक्टर साहब आप पहले अपना रूटीन बताओ मुझे। मैंने जो तुम्हें बताया मैंने रूटीन बता दिया। बोलता है कि यार ये दिक्कत तुम आपके रूटीन की है, मैं तो आपको वो कर करा के मसाज वगैरह और ये सही भी हो जाओगे आप 1-2 दिन के अंदर, 2 दिन आपको बुला लूंगा, लेकिन आपकी दिक्कत फिर रिपीट होगी। रीजन है आपका शेड्यूल, है ना। विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन, 3 चीजों की शरीर में क्या हो गई है, कमी हो गई है, इनकी पूर्ति करो। पता चलेगी डायग्नोसिस हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोलो। डायग्नोसिस ऐसे हुआ कि मैंने फिर 4 कैप्सूल आते हैं विटामिन डी के, 125 रुपए के, है ना, 7 दिन में एक लेना होता है। तो 7 दिन में एक एक कैप्सूल मैंने 1 महीने के लिए शुरू किए, अगले महीने मैंने 15 दिन में एक लिया, और उसके अगले महीने 1 महीने में एक लिया। ये इसका लेने का तरीका होता है विटामिन डी का। तो मैंने कैप्सूल जब लिए, और मैंने साथ में डाइट में दही ऐड कर दी, डेली आधा किलो दही खाने लग गया मैं, है ना। हाँ फेल गए मैं, अब ठीक है अब देखते ही है क्या है क्या नहीं है सिस्टम। नहीं आधा किलो ज्यादा नहीं है, अगर आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, आपका 80 किलो 85 किलो वजन है शरीर का, आधा किलो दही क्या है, कोई ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी होगी। तो मैं दबा के रोटी थोड़ी कम कर दी मैंने, दही ज्यादा कर दी, है ना। और ये चीजें मैंने कर, थोड़ा बहुत एग वगैरह मैं उस टाइम पे लिया करता था, तो एग चालू कर दिए, दाल वगैरह अपनी डाइट में चालू कर दी, ड्राई फ्रूट्स चालू कर दिए, और मैंने देखा कि वो दिक्कत मुझे वापस कभी लाइफ में नहीं हुई। मतलब क्या समझ में आया, विटामिन डी ने डायग्नोसिस किया कि नहीं किया बेटा, अरे बोलो। मुझे समझ में आया ना मेरे शरीर में किसकी कमी है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है ना। तो ये मैंने खाए तो मेरा उपचार हुआ, ये खाने से मैं सही हो गया, मतलब डायग्नोसिस भी हुआ कि भाई इन्हीं की कमी थी वास्तव में, डायग्नोसिस हुआ, उपचार हुआ,
और आगे मैं अगर इन्हीं चीजों को लगातार प्रॉपर खाते रहता हूं तो ये दिक्कत मुझे वापस भी नहीं होगी। तो रोकथाम हुआ कि नहीं हुआ? तो विटामिन डी की एक गोली दवाई तो हो गई, औषधि तो हो गई, तो इन तीनों कामों में काम आई कि नहीं आई? अरे बोलो, क्लियर है कहानी बेटा? वेरी गुड, लिखो लिखो बेटा। हर सर जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ सकते हैं तो वो कोई सा भी गेम खेल सकते हैं। सर जी आप क्रिकेट के बारे में सही बोले हो 100%। सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे यूजी के साथ? मैं बेटा बायोलॉजी पढ़ाता था पीएमटी वाले बच्चों को। दो खाली मनीषा दी फिजिकोसोलॉजी की डेफिनेशन बताना। चलो लिखो भाई, क्या लिखोगे? ड्रग में लिखो खाद्य पदार्थों के अलावा वे तत्व। ड्रग के अंदर लिखोगे खाद्य पदार्थों के अलावा वे तत्व जिनका उपयोग, खाद्य पदार्थों के अलावा वे तत्व जिनका उपयोग पशु व मानव की, खाद्य पदार्थों के अलावा वे तत्व जिनका उपयोग पशु व मानव की बीमारी के उपचार, खाद्य पदार्थों के अलावा वे तत्व जिनका उपयोग पशु व मानव की बीमारी के उपचार, जिनका उपयोग पशु व मानव की बीमारी के उपचार, निदान एवं रोकथाम हेतु किया जाता है। जिनका उपयोग पशु व मानव की बीमारी के उपचार, निदान एवं रोकथाम हेतु किया जाता है, एवं रोकथाम हेतु किया जाता है। एवं किस हेतु किया जाता है? रोकथाम हेतु किया जाता है। अब लिखो बेटा फार्मेकोपोइया। फार्मेकोपोइया, फार्मेकोपोइया, पोइया पोइया, फार्मेकोपोइया, फार्मेकोपोइया लिखो। यह एक पुस्तक है बेटा, ये क्या किताब है? सुनो सुनो, क्या है बेटा? ये किताब। और इस किताब में सारी जितनी भी दवाएं चलती हैं उनका नाम, डिटेल, सोर्स सब कुछ लिखा होता है। ऐसे मान लो दवाइयों का ग्रंथ। क्या है फार्मेकोपोइया? दवाइयों का ग्रंथ। और प्रत्येक देश की सरकार अपना एक फार्मेकोपोइया निकालती है, अपना फार्मेकोपोइया भी चलता है। क्लियर है बेटा? तो लिखेंगे यह एक पुस्तक है जो देश की सरकार द्वारा, यह एक पुस्तक है जो देश की सरकार द्वारा, यह एक पुस्तक है जो देश की सरकार द्वारा, यह एक पुस्तक है जो देश की सरकार द्वारा कानूनन व सरकारी तौर पर, जो देश की सरकार द्वारा कानूनन व सरकारी तौर पर, जो देश की सरकार द्वारा कानूनन व सरकारी तौर पर लिपिबद्ध की जाती है, जो देश की सरकार द्वारा कानूनन व सरकारी तौर पर लिपिबद्ध की जाती है। पानी भिजवा दे यार क्लास में, हैं? जो देश की सरकार द्वारा क्या की जाती है? लिपिबद्ध की जाती है। इसमें औषधि का नाम, इसमें औषधि का नाम, स्रोत, इसमें औषधि का नाम, स्रोत, बनाने के तरीके, इसमें औषधि का नाम, स्रोत, बनाने के तरीके एवं मात्रा आदि लिखे जाते हैं। इसमें औषधि का नाम, स्रोत, बनाने के तरीके एवं मात्रा आदि लिखे जाते हैं। मात्रा आदि नया नहीं है,
आदि लिखे जाते हैं। लिख लिया बेटा। अब लिखो आईपी। आईपी मतलब क्या है? इंडियन फार्मेकोपोइया। इंडियन फार्मेकोपोइया, इसका प्रकाशन कब हुआ था बेटा? लिख लो 1956 में। इसका प्रकाशन हुआ था बेटा 1956 में। एक है बीपी, बुद्धि प्रकाश जी, ब्रिटिश फार्मेकोपोइया। कौन सा फार्मेकोपोइया है? ब्रिटिश फार्मेकोपोइया। इसका प्रकाशन हुआ था बेटा 1864 में। ब्रिटिश फार्मेकोपोइया। प्रकाशन भी कौन सा बेटा? फर्स्ट एडिशन का। इसके बाद में इसके और भी एडिशन आए। फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1864 में। ब्रिटिश फार्मेकोपोइया का पहला प्रकाशन कब आया बेटा? 1864 में। अरे है ना। अब लिखो बेटा एथेनोवेटनरी। लिख लिया। अब लिखो बेटा क्या? एथेनोवेटनरी। अगली परिभाषा किसकी है बेटा? एथेनोवेटनरी। एथेनोवेटनरी का मतलब है बेटा पशु चिकित्सा में, वेटनरी में आयुर्वेद का ज्ञान। लिखो वेटनरी में आयुर्वेद का ज्ञान एवं उपयोग। लिखो वेटनरी में आयुर्वेद का ज्ञान एवं उपयोग। वेटनरी में आयुर्वेद का ज्ञान एवं उपयोग। वेटनरी में आयुर्वेद का ज्ञान एवं उपयोग। क्लियर है बेटा? ये क्या हो गया? एथेनोवेटनरी। अब लिखो उपचार पर्ची से संबंधित मात्राएं। उपचार पर्ची से संबंधित मात्राएं। उपचार पर्ची से संबंधित क्या? मात्राएं। भिजवाया क्या? वो भिजवाया क्या उसको? हैं? कौन है ये? उसको दे दिए? ठीक है। आवाज नहीं बेटा। लिखो ये। आवाज मत करे छोरी। क्या है? क्या क्या लिखा हुआ है? OUNCE। पागल सी। एक CC। तू सरपंच है क्या तू?
इसे पूजा को अंधी है क्या तू? सबसे आगे बैठी है फिर भी दिख नहीं रहा चश्मा। अरे चश्मा छोरी कुछ क्या कुछ लगे देगी, देख कबाड़ा हो जाएगा पहले। हाँ दिक्कत हो जाएगी। ना बोल ले बोल। हाँ, बोल क्या बोल रही है तेरे को? बोल तो बोल इसको। अब देख ले। ए यार तू सुधरेगी नहीं छोरी है। कब सुधरेगी तू? कब आएगा तेरे में दिमाग? बड़ी कब होगी ये बता तू। बड़ी कब होगी तो तू? 3-4 साल में बड़ी होगी। कमाल हो गया। तुझे ऐसा नहीं, एक तो थोड़ी सी बेवकूफ है तू। बचपन में गिर गई थी क्या? तू तो ये बता बचपन में चोट तो नहीं लगी कोई तेरे? बाकी सब हम बता देंगे क्या दिक्कत है। गिरी तो नहीं थी कहीं से? फिर ठीक है तू। तुझे बहुत पता है जो पीछे से बोल रहा है। क्या कह रहे, डॉक्टर से पूछा था मैंने, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैंने जानबूझ के दिए थे इसमें से। अब आज नहीं। कल वो क्वेश्चन डाला था मैंने। पे उसमें डाला था ना ग्रुप में। एसोटीनीमिया वाला सही कर दिया था। कीटोसिस को एसोटीनीमिया भी बोलते हैं। तो उस पे हैं? तो फिर उस पे वो हंसने वाला रिएक्ट कौन कर रहा था? बीपी सर ने लिखा रखा है आईसीआर की बुक में, सीधा दिया हो एसोटीनीमिया किसे कहते हैं अपन, कीटोसिस को बोलते हैं। अरे एसीटोन का मिया, मिया मतलब खून में, खून में एसीटोन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और एसीटोन कीटोन बॉडी है कि नहीं? हाँ हाँ लिख लो। आवाज मत करे लीचड़। चांटे चांटे पढ़ेंगे फिर बोलेगा गुरुजी चांटे मार दिए। ऐसे कैसे मार दिए, मैं तो बड़ा हो गया, लक्षण नहीं है तेरे बड़े वाले। पंद्रह, 1 ग्राम बराबर 15 ग्रेन, 1 ग्रेन बराबर 65 मिलीग्राम।
क्या लास्ट में? कौन सा लास्ट में? अब इधर आओ, लिखना बंद करो। सर साइड में नहीं दिख रहा है। हाँ भाई ली चलो, इधर आएंगे सारे बच्चे। देखो एक गैलन बराबर कितने लीटर है? एक पिंट बराबर 568 ml। वन फ्लूइड आउंस, क्या बोलते हैं इसको? वन फ्लूइड आउंस बराबर 28 ml। ऑप्शन में 28 ml नहीं हो तो 30 ml। 1 cc बराबर 1 ml। एक टी स्पून फुल बराबर 5 ml। एक टेबल स्पून फुल बराबर 15 ml। एक टी कप के अंदर 120 ml। ठीक है ना? अरे बोलो ना। और एक पाउंड के बराबर 450 ग्राम। जब एक पाउंड में 450 ग्राम है तो बेटा एक किलो में कितने पाउंड होंगे? 2.2 पाउंड होंगे कि नहीं होंगे? 450 दूनी 90, वो 900 बचा 100, 100 का 0.2 बनेगा। अरे भाई एक किलो में 2.2 पाउंड हो जाएंगे ना, क्योंकि एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं। एक ग्राम में 15 ग्रेन, एक ग्रेन में 65 मिलीग्राम। एक स्क्रूकल में 1.2 ग्राम, एक लीटर में 1000 ml। देखो एक ml में 20 बूंदें होती हैं। एक ml में 20 बूंदें होती हैं, तो एक बूंद में कितने ml होंगे? अरे एक ml में 20 बूंदे, तो एक बूंद में 1/20 ml हो जाएंगे ना, मतलब 0.05 ml। अरे बोलो ना। तो 0.05 ml हो गए कि नहीं हो गए? एक क्वार्ट्स में 1000 ml, एक वाइन ग्लास। आता है ना सिंगल शॉट 60 ml वाला? जूस जूस पिला दो। तो एक डेजर्ट स्पून में 8 से 10 ml। अगर ऑप्शन में 8 ml 10 ml नहीं है तो क्या 8 ml? 8 ml ज्यादा सही है इसमें। एक ml में कितने? 16 मिनी। बीपी सर क्यों लिखा देते हैं तुम्हें इधर उधर की चीजें? अच्छा, सेफर्स फॉर्मूला। चले या तो बेटा इसको पहन ले। ओ लाला, या तो पहन ले इसको, क्या होता दुपट्टे की तरह क्यों डाल रखा है तूने उसको? फिर यूं पकड़ के और बैठा है यूं है, दुपट्टा सरक रहा। अरे पहन लेना इसको भाई यार, ज्यादा भी नहीं पहनना है। इतने चांटे मारूंगा तेरे में यार। लिखो बेटा, लिख लिया क्या? क्या कह रहा है तू? गया नहीं क्या लीचड़ आदमी? घर वाले बुलाते ही नहीं लगे तुझे? दिवाली को गया था? 30 तारीख को गया था? सही है, तो क्या करना घर जाके? घर वाले भी तुम्हारी शकल देखना नहीं चाहते हैं बेरोजगारी में। ऐड बेरोजगार लेके आना हमारे पास। हाँ भाई। ओए, जाएगा क्या? कहाँ है सेंटर? डूंगरपुरा है? लिख दिया क्या? तो दोस्त को लेके जाएगा तेरे को? ये बांसवाड़ा का है? तो तुम एक जगह के नहीं हो गया तुम? तू कहाँ का? डूंगरपुर का है बांसवाड़ा का?
अलग अलग पड़ता है तुम्हारा, कितना दूर पड़ता है? 50 किलोमीटर होगा यार, 100 किलोमीटर। ठीक है, करें आगे चलें। अब हेडिंग डालो बेटा, उपचार पर्ची में संक्षिप्त रूप। अब उपचार पर्ची में संक्षिप्त रूप। PULV का मतलब होता है बेटा पाउडर। SOS का मतलब होता है यदि जरूरत हो। लिखना है बेटा। SS का मतलब होता है आधा। STAT का मतलब होता है तुरंत। LIN का मतलब होता है लिनीमेंट। कहा जा रहा है? नाराज हो गया क्या? तुम्हारा एरिया बड़ा प्यारा है यार, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आबू रोड। बारिशों में तो आनंद है वहां है। नहीं सब नहीं, वहां यार बारिश होती है ना तो पहाड़ एकदम ग्रीन, पहाड़ी पहाड़, लोग नहीं फालतू के, मतलब ऐसे लोग ही तो खराब करने वाले। वो खराब करने वाले नहीं। आनंद में नौकरी करके आया हूं ना उधर ही 2 साल, आनंद में। नहीं सेफ तो कहीं से नहीं है। पागल है क्या तू? नहीं तुम तो प्रॉपर उदयपुर में रहे हो। वहां अगर रात में, जैसे वहां पे आबू रोड से रेवदर की एक रोड है और आबू रोड से एक उदयपुर की रोड है, वहां 8 बजे बाद निकलना मना है उस रोड पे। बीच में उठा लेते। एक बार हम आ रहे थे, ये तो मेरे साथ ही हुआ है, गाड़ी से हम आ रहे थे, वो तो ठीक है गाड़ी थी। रात में ऐसे कोई 11-12 बज गए थे, साथ वाले पार्टी कर रहे थे तो मैं तो बिना पीने वाला था। तो वहां से आ रहे हैं और भाई साहब पत्थर फेंके हमारी गाड़ी पे, शीशे वैसे टूट गए थे, वो तो भगा के ले आए। निक्का वाड़ा कर देते। दिन में सेफ है रात में सेफ नहीं है। और आबू रोड से उदयपुर वाली को तो और खतरनाक रोड बताते हैं। नेचर के हिसाब से बहुत प्यारा है। अरे ओए,
क्यों बोल रही है? हैं? मैं चिड़चिड़ा नहीं हूं, मैं तुझे चिड़चिड़ी कर दूंगा। फिर बोलेगी कि गुरुजी चिड़चिड़े हो गए आप और चिड़चिड़ी हो गई मैं। तो तुम पढ़ते नहीं हो, नीच हो तुम। बातें और करनी है तुम्हें ऊपर से, पढ़ के तू आती नहीं है। अरे हम मैं अभी पूछ लूंगा तो कुछ नहीं बताएगी। वाह यार, मान गए। दिख रहा है तू कितनी इज्जत करती है। पागल सी। पढ़ ले, चुपचाप लिख ले। बात मत करे। इस बार कोई मुझे बात करता मिला तो खड़े कर एक क्वेश्चन पूछूंगा। तुम्हें पता है मैं वादे का पक्का हूं। 3 बजे तक ही है, अब ऊपर है। देखो बेटा, तुम कितने ताकतवर हो ये अखाड़े नहीं, किताबें बताएंगी। तुमने उन्हें कितनी अरे सुनो भाई, PULV का मतलब पाउडर, SOS का मतलब यदि जरूरत हो, SS का मतलब आधा, STAT मतलब तुरंत, LIN लिनीमेंट, OINT ऑइंटमेंट, CREM क्रीन, ING इंजेक्शन, इलेक्ट्री मतलब इलेक्ट्री चटनी, बोलस मतलब बोलस, इधर TAB आ जाए तो टेबलेट, अरे है ना। CAP मतलब कैप्सूल, लो LITIO मतलब लोशन, MIST मतलब मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब मिस्टर्ड, HAUST मतलब ड्रेंच, ड्रेंच करना समझ गया, ड्रेंचिंग करना, पिलाना कोई दवा को ऐसे करके। टिंचर मतलब समझते ही हो, SIR मतलब सिरप, एडलिव जितनी मर्जी हो फुल लपेट के, है ना, धुआंधार। ए मतलब प्रत्येक का, ए मतलब पहले, AC मतलब खाने से पहले, और PC मतलब खाने के बाद। OD मतलब दिन में एक बार, BD BID BDS दिन में 2 बार, TD TID TS दिन में 3 बार, QD QID OM प्रत्येक समय, ON प्रत्येक रात, QS मतलब क्वांटम सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में, एडलिव तो धुआंधार, और QS मतलब पर्याप्त मात्रा में डालना, है ना। RX का मतलब रोमन देवता को याद करना भी होता है और ग्रहण करें, टू टेक, है ना। अरे भाई RX लिख के ये भी तो कह रहे हैं इनको ग्रहण करें, ये भी तो कह रहे हैं अपन साथ में। और HS मतलब रात को सोते समय क्या लेनी चाहिए, दवाई।